प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य पर जो केंद्रित है, उस पर हम आपकी लगातार काफ़ी लंबे समय से कक्षाएं ले रहे हैं। आज हम जिन कवि के बारे में जानेंगे वो है पद्माकर। पद्माकर जो हम रीतिकाल की चर्चा करते आए हैं, रीतिकाल की बात जो हम कर रहे हैं, रीतिकाल की जो काव्य परंपरा है उसका हम अंतिम चरण तक आए हैं और अंतिम चरण के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं वे पद्माकर हैं। पद्माकर काफ़ी प्रतिभा संपन्न कवि थे और उनको बहुत सारे राज दरबारों में रहने का मौका मिला था। जैसा कि एक परंपरा थी रीतिकाल की कि अधिक सभी लोग कवि राजाश्रित हुआ करते थे, तो कई सारे राज दरबारों में रहे हैं, चाहे सागर, बांदा, जैतपुर, दतिया, सतारा, जयपुर और ग्वालियर नरेश के यहाँ पर इन्हें बहुत सम्मान और काफ़ी जो आश्रय जो उनको वहीं पर मिला था। और ये जयपुर के जो नरेश हैं प्रताप सिंह और उसके पुत्र जगत सिंह, उनके साथ भी रहे हैं या उनके आश्रय में भी रहे हैं। और इससे पहले ये अवध के राजाश्रय में भी रहे हैं। खैर, हम इनकी अब ग्रंथों पर आपसे चर्चा करेंगे। इनके जो ग्रंथ हैं बहुत सारे, क्योंकि ये आश्रयदाताओं का जो मैंने परिचय दिया, आश्रयदाता अगर बहुत सारे होंगे तो ये जाहिर सी बात है जो बहुत सारे ग्रंथ भी उनके उसी अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग भाव के आपको मिलेंगे। इसीलिए और हर आश्रयदाता का एक अलग मिजाज होता है, अलग पसंद होती है, तो इसलिए ऐसा होता है कि जो बहुत सारे आश्रयदाताओं के रहते हैं कि उनके काव्य में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही पद्माकर के यहाँ पर है। पद्माकर ने सभी आश्रयदाताओं की का प्रशस्ति गायन करते हुए कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे गोसाई, अनूपगिरी, उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली जो बड़ी प्रसिद्ध थी। जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद भी बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना रही है। और इन्होंने काफ़ी काव्य अंत के समय में जो इन्होंने कानपुर में गंगा तट पर रहते थे और गंगा पर तट पर इनकी अंतिम कृति जो गंगा लहरी के नाम से थी, तो इनके मतलब काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध भी रहे और बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ थे। और जो पद्माकर हैं वो बेसिकली लक्षण ग्रंथकार रहे हैं और वीर रस के भी प्रणेता ही रहे हैं और रीतिबद्ध श्रृंगारी कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि होती है। और इनके साथ अंत में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अंतिम समय में गंगा लहरी नाम का इन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखा था, तो भक्तिपूर्ण काव्य लिखा है। तो कई प्रकार के ग्रंथ और कई प्रकार के काव्य रूप जो हैं इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपके जो लघु प्रश्न उत्तर आते हैं या कई बार जो आपके बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उनमें भी आते हैं। तो आप इनके ग्रंथों के जो नाम हैं, सभी जितने भी हम रचनाकार आपको पढ़ा रहे हैं उनकी रचनाओं के कुछ रचनाओं के नाम आप याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इनके जो पद्माकर के जो ग्रंथों की मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हिम्मत बहादुर विरुदावली, जिसके बारे में मैंने बताया, जगत विनोद है, पद्माभरण है और प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश आलिजा प्रकाश और जयसिंह विरुदावली। इन सारे जो ग्रंथ जो आपके दिखा रहे हैं, तो इसमें हिम्मत बहादुर विरुदावली जो है और जयसिंह विरुदावली, जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा, ये आश्रयदाताओं के प्रशस्ति गायन, जो विरुदावली गायन की जो परंपरा थी वो प्रशस्ति गायन की परंपरा थी। और अपने यहाँ पर इन दोनों, इसमें जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है इसमें वीर रस का प्रयोग बहुत ज़्यादा है और जो जगत विनोद में रस पर केंद्रित करके ग्रंथ लिखा है, रस और नायिका भेद दोनों चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। और जो पद्माभरण नाम से ही पता चलता है, अलंकारों का परंपराबद्ध निरूपण इसमें किया गया है। और जो जगत विनोद इनका जो ग्रंथ है, बहुत समय तक बहुत सारे जितने भी काव्य के अच्छे जानकार हैं और जो नए कवियों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहा है। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्य परंपरा का अंतिम लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और इनका जो काव्य शास्त्र निरूपण के साथ साथ श्रृंगार रस इनके यहाँ पर बहुत
मनोरम तरीके से, अनुभूति में और कलात्मक तरीके से निरूपित किया गया है। श्रृंगार के चित्र में अनुभवों, भावों तथा अलंकारों की जो इनकी योजना है उससे पता चलता है कि ये बहुत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि हैं। और सरस जो चित्रों की योजना में बहुत कम कवि इनके स्तर तक, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल है, जो प्रथम इतिहासकार हैं, प्रथम कहने से अवश्य ये नहीं है कि इससे पहले इतिहास नहीं रचे गए। इतिहास के विषय में आपसे अगली कक्षाओं में बातें होंगी, जिनका इतिहास में मैं रोज आपसे चर्चा करती हूँ। शुक्ल जी जो थे वो पद्माकर को बहुत पद्माकर के लिए की स्वाभाविकता से बहुत बड़ा पसंद करते थे। उनकी स्वाभाविकता पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने कहा भी कि इनकी जो कल्पना है वो बहुत ही स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है। जो मैंने कहा कि जो सरस चित्रात्मकता तक बहुत कम कवि पहुंच पाते हैं, जहाँ तक पद्माकर पहुंच पाए। तो शुक्ल जी ने भी कहा कि इनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। और सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी कवि में नहीं पाई जाती। और बिहारी के अलावा अगर किसी में बात की जाए, उन्होंने सभी कवियों को एक तुलनात्मक उसमें बात रखी थी। तो उसमें इन्होंने स्पेशली कहा कि इनके यहाँ पर जो दिखाई देगा कि अन्य रीतिबद्ध कवियों के समान पद्माकर बेशक चमत्कार प्रदर्शन करते हैं, उक्ति व चित्र की प्रवृत्ति इनके यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ जो भावुकता का एक संयोजन है इनकी कविता में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और इनकी जो चाहे उक्ति व चित्र दिखाई देगा, लेकिन कहीं फिर भी भावानुभूति में कभी भी वो बाधा नहीं बन सकता है। तो इसलिए एक तो ये कई बार ये चीज़ें इसलिए भी आती हैं क्योंकि पद्माकर के यहाँ पर भाषा भी बहुत अच्छी, भाषा के बहुत धनी कलाकार हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास जब लिखा तो उसमें इनकी भाषा पर भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा लिखी है। मैं स्पेशली चूँकि सेकेंड ईयर की जो मेरी कक्षाएं ले रही हूँ, मैं उसमें आपके प्रश्नों पर ही बात करती हूँ। तो हम इनकी भाषा पर भी एक प्रश्न जरूर रखेंगे, भाषा पर एक स्पेशली लेक्चर रखेंगे। लेकिन पद्माकर के लिए जो शुक्ल जी कहते हैं कि कहीं इनकी भाषा स्निग्ध होती है, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी कर देती है, और कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों के निश्चित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा काफ़ी सुघड़ और सुधरी हुई भाषा है। और जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंगों का स्पंदन है, कहीं कहीं इनकी भाषा के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा था कि इनकी भाषा बहुत ही चलती हुई, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। चलती भाषा होने का मतलब जो बहुत आम फहम भाषा हो। तो ये इनके बारे में, इनकी काव्यगत विशेषताओं पर जो मैं बात करूंगी वो अगली कक्षा में। आज मैं चाह रही थी कि केवल मैं आज इनका थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखूं। तो एक तो मैंने इनके आपको काफ़ी ग्रंथों के नाम बताए, और इनके जितने भी ग्रंथ हैं इनसे इनकी कवित्व की शक्ति का तो पता चलता है। और रीतिकालीन परंपरा के अनुसार पद्माकर आचार्यत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, क्योंकि उन्होंने 3 रीति ग्रंथों की रचना की। और उनको आचार्य माना जा सकता है। पद्माकर ऐसे कवि हैं जो आचार्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बावजूद उसके, और बहुत इन्होंने जो सटीक ग्रंथ लिखे हैं आचार्यत्व की प्रतिष्ठा के रूप में आ सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके कवित्व की ओर भी इनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है। और इनके जो काव्य में उक्ति चमत्कार न होकर मौलिकता और अनुभूति बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और इनकी कविता में रीति कविता का सभी विशेषताओं का समावेश आप में दिखाई देगा। और हम जब इनकी बात करते हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर जब चर्चा एक बार करूँगी तो हम इस पर बात करेंगे। और इनकी काव्यगत विशेषताओं पर हम अलग से एक आपकी क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का बहुत बहुत धन्यवाद।